मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी के 13 चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। वहाँ हमने जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाओं के बारे में बात की थी। वो जनसंख्या वृद्धि की जो 4 अवस्था हैं उनके बारे में अपन बात करें तो मंद वृद्धि का काल, या जिसे अपन ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ये 1911 से लेकर 1921 के बीच का था। इस समय अरे यार इस समय जो जनसंख्या वृद्धि का था वो निम्न चिकित्सा सुविधाएं होने की वजह से, निरक्षरता और भीषण अकाल की और महामारियों की वजह से इस समय में जनसंख्या वृद्धि कम थी। दूसरा जो काल था जिसे स्थिर वृद्धि का काल कहा जाता है, 1921 से लेकर 1951 के बीच में। वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास का एक महान जननांकीय विभाजन भी कहा जाता है। इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जिसके प्रमुख कारण स्वास्थ्य, परिवहन और संचार तंत्र में व्यापक सुधार रहा। तीसरा जो काल था वो तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल था, 1951 से लेकर 1981 तक का। वर्ष 1951 को द्वितीय जननांकीय विभाजन का वर्ष भी कहते हैं। इसके पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई थी, लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में खाने पीने को भी था। इसके पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज हुई। 1961 से 1971 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 24.8% प्रति दशक दर्ज हुई, जिसका प्रमुख कारण देश के विकास कार्यों का प्रारंभ, अर्थव्यवस्था में सुधार, तिब्बत, बांग्लादेशी, नेपाल से भारत में लोगों के आके बसना। चतुर्थ जो काल था 19, जिसे अपन घटती हुई जनसंख्या वृद्धि का काल भी कह सकते हैं, 1981 से लेकर 2011 के बीच का जो काल है, विवाह की आयु को इसमें बढ़ा दिया गया था, स्त्री शिक्षा को इसमें प्रसार दिया गया, मतलब बढ़ाया गया था, वह जीवन स्तर का ऊंचा होना, इन सब वजह से जनसंख्या कम हुई। नेक्स्ट टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप। इसमें अपन देखें तो देखेंगे 2001 से लेकर 2011 के दशक में छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पांडुचेरी में जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शेष सभी राज्यों में व केंद्र शासित प्रदेशों में 10 की वृद्धि, यानी 10 वर्षों में जो वृद्धि दर थी उसमें गिरावट दर्ज हुई। न्यूनतम ह्रास या न्यूनतम गिरावट आंध्र प्रदेश तथा अधिकतम महाराष्ट्र में दर्ज की गई। प्रतिशत की दृष्टि से अगर अपन गिरावट की बात करें तो सबसे ज्यादा नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में दर्ज की गई। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा का निम्न स्तर होना तथा स्त्रियों की साक्षरता अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम होना, पर दूसरा परंपरागत व रूढ़िवादी समाज, इसमें प्रकृति के विरुद्ध किया गया कोई भी प्रयास अच्छा नहीं समझते। तीसरा, भारत में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन, जिसमें बच्चों के भरण पोषण का दायित्व संपूर्ण परिवार पर होता है, अतः बच्चा पैदा करने के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं होती। समाज में स्त्रियों का सम्मान कम होना भी बड़े परिवारों का कारण बनता है। भारतीय समाज ग्रामीण समाज, भारत की कुल जनसंख्या का 68.84% गांवों में तथा 31.16% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। गांव के लोग परंपराओं तथा रूढ़ियों में बंधे रहते हैं तथा संयुक्त परिवार से संबंधित रहने के कारण कम आयु में ही विवाह कर देते हैं। परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने में कम रुचि दिखाने के कारण जनसंख्या वृद्धि या जन्म दर बहुत ऊंची रहती है। जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में अगर अपन बात करें तो जनसंख्या वृद्धि देश के आर्थिक विकास को सीमित कर देती है। अधिक जनसंख्या के कारण उपलब्ध संसाधन व जनसंख्या के अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। सरकार द्वारा संचालित विकास की योजनाओं का लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाना। बेरोजगारी के कारण गांव में शहरों की ओर पलायन होना, बड़ी मात्रा में बेरोजगारी की वजह से लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं। आवास, खाद्य और जल आपूर्ति की समस्या होना, पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ जाना, पर्यावरण प्रदूषण अधिक होना और अधिक जनसंख्या वृद्धि के ही परिणाम है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारत में विवाह की आयु में वृद्धि तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। हमें भी यूरोपीय देशों की तरह 27 और 30 विवाह की आयु कर देनी चाहिए, जैसे हिंदुस्तान में अभी 18 और 21 है। उत्पादन में
वृद्धि करके, जिसके कारण जीवन स्तर ऊंचा होने पर भविष्य के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण करता है, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण को बल मिलता है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार करना, शिक्षा का विस्तार करके कुछ स्वच्छ व नई परंपराओं को अपनाना होगा ताकि स्त्रियों की उचित भागीदारी हो सके। धर्म की अंधी सीमाओं से बाहर निकलकर वैज्ञानिक व तार्किक विश्लेषण या दृष्टिकोण हमें अपनाना होगा। लड़के और लड़कियों के अंतर को मिटाना होगा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर 13 कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। इस चैप्टर को आप अपनी बुक से पढ़ें, फिर इस नोट से पढ़ें। जो भी कुछ डाउट हो उसके लिए आप या तो कॉल कर लें, कॉल करने से बेहतर है आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको आंसर उसका ज़रूर लिख के दूंगा। ओके, थैंक यू। हम कल चैप्टर 14 करेंगे।